और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने घोषित किया उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है सीपी राधाकृष्णन को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और उनको उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से ये पद खाली है और अब एनडीए ने ये बड़ा फैसला लिया, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला एनडीए की तरफ से लिया गया है। सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक जिस प्रकार से आज राजधानी दिल्ली में हुई है, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। एक सहमति बनी है, यानी जिस प्रकार से एक मोशन जारी किया गया था, तमाम एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जो विट है, यानी जो अधिकार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया गया था। जिसके बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारती हुई एनडीए नजर आने वाली है। और अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, जिसको तमाम चीजों को देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है और 21 अगस्त को राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे और इसी दौरान एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सभी इस नामांकन के दरमियान मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होने वाली है और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। उससे पहले जो 21 अगस्त जो आखिरी तारीख है नामांकन का, उस दिन एनडीए की तरफ से जिस प्रकार से उन्हें उतारा गया है, सीपी राधाकृष्णन जी को उतारा गया है, वो नामांकन भरते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब वो नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ माना जा रहा है अपराजिता, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका चयन किया है? देखिए, कई कारण भी हो जाते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम साउथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं होल्ड बीजेपी की उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी नॉर्थ में है, तो कहीं ना कहीं इसे साधने की कोशिश जरूर की गई है। क्योंकि अगर बात सीपी राधाकृष्णन जी की जाए तो जो राजनेता माना जाता है, उन्हें तमिलनाडु के समाज की अगर बात की जाए तो सभी वर्गों में उनका सम्मान है। और वही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के जिस प्रकार से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्लियर स्टेटमेंट ये बीजेपी की तरफ से पूरे देश भर को और खास तौर पर साउथ के लोगों को गया है कि जिस प्रकार से नॉर्थ के लोगों को सम्मान किया जाता है बीजेपी के द्वारा, ठीक उसी तरीके से हर एक गांव, चाहे साउथ का हो या नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, बीजेपी के द्वारा सम्मान किया जाता है। जिस वजह से इन्हें ये मौका दिया गया है और साथ ही जिस प्रकार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम चाहते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति सर्वसम्मानित से चुना जाए और साथ ही हमने विपक्ष के नेताओं से संपर्क भी किया है। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है कि हमने एनडीए को तो साथ लिया ही है, यानी सभी नेताओं को एक साथ लेकर निर्णय लिया गया है, मगर इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा किया गया है। तो एक कह सकते हैं कि यूनिटी यहाँ पर दिखाई गई है उपराष्ट्रपति को लेकर, क्योंकि केवल एक पार्टी को नहीं दर्शाते ये उपराष्ट्रपति का पद, मगर पूरे देश को जिस प्रकार से ये एक सम्मान का ये जो सीट होती है, ये पद होता है, तो यही दर्शाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें जो ये पद दिया गया है तो इनकी कार्यशैली को देखा गया है, जिस प्रकार से सम्मानीय इनकी कार्यशैली रही है, उन तमाम चीजों को देखा गया, डिस्कस किया गया, जिसके बाद उन्हें उम्मीदवार उतारा गया है। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें सीपी राधाकृष्णन के बारे में अपराजिता, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि वो वर्तमान में राज्यपाल है, इससे पहले तमिलनाडु में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं और कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी?
बिल्कुल देखिए, अगर सीपी राधाकृष्णन की हम बात करते हैं तो काफी जो काम है उनका वो सराहनीय माना जाता है। खास तौर पे अगर हम तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो उनका काफी ज्यादा जो समाज, तमिलनाडु के समाज में काफी ज्यादा उनका एक पकड़ है और कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए जो उन्हें ये मौका दिया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो एक वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार से उनके नाम की घोषणा की गई है तो कई मैसेजेस भी जाते हैं पूरे देश भर में। और खास तौर पर अगर इनकी हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के 64वें और वर्तमान के राज्यपाल हैं और साथ ही जनता पार्टी की अगर सदस्य के बात की जाए तो काफी पुराने सदस्य हैं और साथ ही कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं। वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। जी अपराजिता, और कई कयास थे, कई अटकलें थे, कई बड़े चेहरों के नाम सामने आ रहे थे उपराष्ट्रपति पद को लेकर के एनडीए की तरफ से, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। क्या माना जाए, क्या पूरे एनडीए में जो तमाम दल हैं उनसे भी पूरी सहमति जो है वो बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बिल्कुल देखिए, हमें ध्यान है जब पार्लियामेंट सेशन अभी मानसून सेशन जारी है उस वक्त एक बैठक हुई थी। सभी एनडीए दल के जो सांसद हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद रहे थे, जिसके बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि उपराष्ट्रपति पद से जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा लिया जाएगा। जिसके बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि कई नाम चर्चे में चल रहे थे, कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम भी थे। वहीं अगर एनडीए के कुछ नेताओं की बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, बिहार के चुनाव को देखते हुए ये भी अटकलें तेज हो गई थी कि संभव है कि नीतीश कुमार को भी मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर साउथ की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से साउथ के कई नेताओं का नाम भी सामने आ रहा था, मुख्यमंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे थे। वहीं कई प्रोमिनेंट लीडर यानी रविशंकर प्रसाद की बात कर ली जाए या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, कई ऐसे नाम थे जिनकी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। मगर जिस प्रकार से एक अनोखा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये स्ट्रैटेजी भी रहा, एक स्टाइल भी रही है कि एक अनोखा नाम सामने लेकर आते हैं, यानी उन लोगों को भी मौका दिया जाता है जिनके नाम चर्चे में नहीं होते हैं। और ऐसा ही चौंका देने वाला नाम सामने आया है, यानी उन्हें मौका दिया गया है जिनकी अगर प्रोफाइल की बात की जाए, कार्यशैली की बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है और देश के लिए काफी काम किया है। तो उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इन्हें मौका दिया गया है और कहीं ना कहीं विश्वास भी जताया गया है कि जब इन्हें ये जरूर उपराष्ट्रपति बनेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं से भी उन्होंने बात की है तो एक कॉन्फिडेंस में लिया गया है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से श्योर है। और अगर आंकड़ों की भी हम बात करते हैं तो आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि क्योंकि एनडीए के पास ज्यादा आंकड़े हैं, क्योंकि विपक्ष को भी साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है, तो जो आंकड़े हैं खुद ब खुद और ज्यादा हो जाते हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए यानी आंकड़ों को देखते हुए, साउथ की चीजों को देखते हुए किस प्रकार से और भी ज्यादा बीजेपी एनडीए मजबूत साउथ में होती हुई नजर आएगी। वहीं कई ऐसे नाम भी चर्चा में हो रहे थे, मगर जिस प्रकार से बीजेपी अपने स्टाइल को फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आई है, यानी जो नाम चर्चा में थे उन्हें हटाकर एक ऐसा अनोखा नाम लेकर सामने आई है जिस पर लोगों को विश्वास भी है और एक सम्मान भी लोग देते हैं उन्हें। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए। राजेंद्र जादव जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर, किस तरह से देख रहे हैं, एनडीए की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? सीपी राधाकृष्णन जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु से इनका संबंध है, किस तरह से देखा जाए सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है तमिलनाडु में एक चुनावी सफलता हासिल करना चाहती है। उन्होंने जो है एआईडीएमके के साथ उनका अलायंस टूट गया था, वो दोबारा उन्होंने अलायंस किया है और वहाँ जो है पार्टी नेतृत्व में भी परिवर्तन किया है। तो वो तमिलनाडु की राजनीति को साधने के हिसाब से, क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर जमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसे इसी पहलू को उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने तमिलनाडु से जो राधाकृष्णन जी है तो उनको राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार बनाया है। तो ये पहले से विचार चल रहा था कि किसी तरह से बीजेपी जो है या तो बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करेगी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, या दक्षिण की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए करेगी। पहले वेंकैया नायडू वो थे, वो उपराष्ट्रपति रहे, वो साउथ से थे। तो इस तरह का जो है ना, जो ये ही समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपने पैर और मजबूत करना चाहती है, जैसी भी स्थिति है उसमें और आगे बढ़ना चाहती है। तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, अन्ना द्रमुक के साथ उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, तो अब ये एक मैसेज जाएगा कि तमिलनाडु के जो है उन्होंने एक व्यक्तित्व को, एक लीडर को जो है
उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां एक इस तरह का मैसेज देने का प्रयास है। तो उसी सिलसिले में ये फैसला किया। बिल्कुल, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी वहां पर होने वाले हैं, तो क्या यही समझा जाए कि पूरी तरह से न सिर्फ साउथ पर बल्कि विशेष रूप से तमिलनाडु में ताकि सफलता मिल सके भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए पूरा फोकस फिलहाल तमिलनाडु पर बना हुआ है और इसी कड़ी में एक अहम ये फैसला जो है वो इसीलिए लिया गया है। निश्चित तौर पर वो अमित शाह वहां गए थे, उन्होंने एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन किया और वहां जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको चेंज करके दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की और ये कहा कि तमिलनाडु में अब जो है एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनाएगा। उन्होंने इस तरह का ऐलान वहां किया हुआ है। तो वो इस तरह से जो है एक सिंपैथी हासिल करने के लिए, जो तमिल मानुष है उनको प्रभावित करने के लिए वहां के एक लीडर को जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति बनना तय ही है, क्योंकि संख्या बल एनडीए के साथ है तो बनी जाना है। तो उसके एक मैसेज जाएगा तमिलनाडु में चुनाव से पहले कि भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के हितों का ध्यान रखती है। वहां कुछ और भी सूझ है, जैसे कि भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, जो द्रमुक की सरकार है और एमके स्टालिन है तो वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कुछ इस तरह का उनका ये था कि ये जो है त्रिभाषा फॉर्मूला है, तो इसमें लोकल भाषा को, जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको नजरअंदाज नहीं किया गया है। तो वो भाषा का भी एक विषय था, तो उनका था कि वही हिंदी को आप बिल्कुल प्रोत्साहित न करें और ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो त्रिभाषा फॉर्मूला है इसको जो है हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह की एक जो है केंद्र और उसके राज्य के बीच में एक कसमकस थी, तो वो भी है। और चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने सब बातों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के एक नेता को राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने मौका दिया है। तो इससे एक मैसेज जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बढ़ाने के लिए अपनी कुछ न कुछ बढ़त लेगी। हम ये मानते हैं कि वो कुछ न कुछ उनको राजनीतिक लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या वजह रही, अचानक से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि औपचारिक रूप से उन्होंने जो पत्र लिखा था राष्ट्रपति को उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन क्या अब स्थिति क्लियर हो रही है? क्योंकि बीजेपी कोई भी कदम अचानक से नहीं चलती, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। और क्या इसी बीच अब ये माना जाए कि ये पहले से ही पूरी पटकथा तैयार थी कि वहीं से किसी बड़े चेहरे को लेकर के आना है? नहीं, ये हो सकता है। वो ये भी माना जा रहा है कि कुछ अविश्वास पैदा हुआ, उनका जो तालमेल था जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच में, बीजेपी के नेतृत्व के बीच में जो तालमेल था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई, कोई ना कोई ऐसा तनाव पैदा हुआ है, या कुछ राजनीतिक प्लान जिस तरह से उनको तमिलनाडु के उनको लेके आ रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो हो सकता है कि ये पटकथा इसलिए भी निकली गई हो। लेकिन वो जो है अगर इस तरह से होता तो फिर और दूसरी औपचारिकताएं होती है, विदाई होती, वो कुछ और चीजें भी होती, वो सब नहीं हुई। तो अनसेरेमोनियल जो उनका एग्जिट हुआ है वो ये माना जाता है कि उसमें सब कुछ ठीक नहीं था। अगर वो मान लीजिए कि तमिलनाडु के राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर लेके आना था और इसलिए इस्तीफा दिलवाया गया, तो उसमें तो कुछ न कुछ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ होता, तो विदाई समारोह भी होता, कुछ और होता। स्वास्थ्य कारण तो ठीक है, उन्होंने बता दिया। कहा तो वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मेरा अगस्त 27 तक कार्यकाल है, अब मैं पूरा करूंगा, इसके बाद देखूंगा राजनीति करनी है नहीं करनी, उस तरह की बात चल रही थी। तो अब ये इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो बहुत ही जो है अच्छी स्थिति में, कुछ सखत स्थिति में या बहुत सद्भावना की स्थिति में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ उसमें संबंधों में कहीं कोई कमी आई है, कोई खटाई आई है और इस कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जो अचानक कहा वो कुछ घंटे पहले जो है पूरे आगे की तैयारी में जुटे हुए थे कि सदन को आगे सदन में क्या करना है, और अचानक वो वहां चले जाते हैं और इस्तीफा दे देते और बताते हैं कि उनको बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि और भी कई पहलू हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे आपसे। और अपराजिता भी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपने दर्शकों को वो बयान भी सुनवा देते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। यह ऐलान किया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गहन चर्चा के बाद नाम को फाइनल किया गया है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। डिलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल
श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20, 1957 लिबरेशन हुआ। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अपराजिता श्री हमारी संवाददाता दिल्ली से बनी हुई हैं और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के पीछे क्या कुछ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अपराजिता, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है इस चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के द्वारा भी बैठक की गई है और संभव है कि विपक्ष भी अपने तरफ से जिस प्रकार से मैदान में उतारती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की तो कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से जो एक एकता होनी चाहिए विपक्ष के गठबंधन में, वो एकता नजर नहीं आती है। मगर जिस प्रकार से कुछ ऐसे मसले हो गए हैं आजकल, चाहे एफआईआर का मसला हो जाए या फिर उपराष्ट्रपति का मसला हो जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब एकजुट होती हुई नजर आई है। क्योंकि हमने देखा था जब उपराष्ट्रपति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया था तो विपक्ष एकजुट नजर आई थी, राहुल गांधी के आवाज पर भी बैठक हुई थी। तो संभव है, क्योंकि संभव है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं उतारती हुई अपने उम्मीदवार को नजर आ सकते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प जरूर होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से कौन सी पार्टी से नेता उतारा जाता है, क्या कांग्रेस की तरफ से उतारा जाता है, क्या पूरी विपक्ष इस सहमति जताती हुई नजर आएगी या क्या कुछ चीजें रहती है। क्योंकि देखिए, अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो विपक्ष के पास इतने आंकड़े नहीं है। अगर एनडीए के द्वारा जो उतारा गया है उम्मीदवार, कहीं ना कहीं जीत क्लियर उनकी होने वाली है, मेजोरिटी उनके पास है, मगर बात जब विपक्ष की आती है तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट विपक्ष के द्वारा जरूर दिया जाएगा कि हम भी अपनी तरफ से उतारते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर काउंटिंग की बात की जाए, वोटिंग की बात की जाए तो क्लियर मेजोरिटी एनडीए के पास आती है। वहीं देखिए, जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा भी जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि विपक्ष के द्वारा भी विपक्ष से भी बातचीत हो रही है, तो संभव है कि जो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है वो एक सपोर्ट करती हुई एनडीए के उम्मीदवार को नजर जरूर आ सकती है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से जैसे ही इस्तीफा देखने को मिला था उपराष्ट्रपति का, जगदीप धनखड़ का, तो कई सवाल सामने आ रहे थे। ये कहा जा रहा था, निशाने साधे जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि किसान के बेटे का अपमान किया जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही थी। तो अब जिस प्रकार बिल्कुल पहले अपराजिता वही विपक्ष था जब उनका विरोध भी करता था, अब उनका इस्तीफा हुआ तो इस तरह के सवाल, तो खैर वो राजनीतिक बयानबाजी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जादव साहब, किस तरह से, क्योंकि तमाम जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है या फिर उनकी पार्टी से किसी को ये पद दिया जा सकता है या दूसरे सहयोगी दलों में से किसी को दिया जा सकता है जो बड़े सहयोगी दल हैं, तो तमाम बातें, तमाम अटकलें, और वो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी भी उनकी मानी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी से जुड़े हुए और आरएसएस से जुड़े हुए इस चेहरे पर भरोसा जताया है। किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समीकरण साधने के प्रयास, क्योंकि साउथ कार्ड, दूसरी तरफ आरएसएस से बैकग्राउंड और भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में ये जो पद है वो रहने वाला है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहले से प्रयास तो कई तरह के थे, लेकिन ये भी था, एक मैसेज ये भी था कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये नहीं था कि सहयोगी दलों से लिया जाएगा। वैसे तो नाम जो अभी है, जो उपाध्यक्ष है राज्यसभा में, जी, जो हरिवंश जी का भी नाम चल रहा था, तो वो तो सहयोगी दल से है, एनडीए से है, बिल्कुल, तो वो उससे यूनाइट हुआ है, जेडीयू से है वो, तो वो जो है, लेकिन ये पुख्ता हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से ही होगा कोई प्रत्याशी। दूसरे क्या है कि संघ से जुड़ा हुआ भी होगा, ये भी आ रहा था कि संघ पृष्ठभूमि से हो सकता है। तो जो पहले संकेत मिल रहे थे जिस तरह के कि संघ की पृष्ठभूमि से हो सकता है और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, तो वो सारी बातें सच साबित हुई है। अब पार्टी ने मोदी जी को और नड्डा जी को अधिकृत कर दिया था, उनके बीच में जो भी चिंतन मंथन हुआ है और जिस तरह से उन्होंने जो कैंडिडेट की तलाश की, उसमें राजनीतिक कारणों का और वो उसका भी सियासी फायदे का भी ध्यान रखा गया है। तमिलनाडु जिस तरह से समय टारगेट है, बिहार भी टारगेट है, तो पहले दो बातें चल रही थी कि हो सकता है कि बिहार पृष्ठभूमि से किसी को दिया जाए ताकि बिहार में एक मैसेज दिया जाए कि ये है।
बाकी ये बात ये भी चली थी कि नीतीश बाबू का भी नाम चला कि नीतीश जी को जो है उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले बिहार में। तो तमाम सियासी अटकलें होती है और सियासी संभावनाएं होती है और उन पर चर्चा भी होती है, उन पर विचार भी किया जाता है। लेकिन अंतिम फैसला जिस तरह से हुआ है तो साउथ पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है कि वहां किसी तरह से अपने को आगे बढ़ना है और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर सरकार बनानी है। सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी जो है अपनी तमिलनाडु में जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा, काम करने का, विकास के रास्ते से जो है जड़ें मजबूत होती है और तमाम तमिलनाडु के जो इश्यूज है वो केंद्र सरकार के सहयोग से हल किए जा सकते हैं। तो वो जो है आगे जब तमिलनाडु में अगर जगह बनती है तो आस पड़ोस के दूसरे प्रदेशों में भी साउथ के, अभी देखिए कि तेलंगाना में भी बड़ी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वहां सफलता नहीं हासिल हो पाई। कर्नाटक में भी स्थिति है, कर्नाटक में उनका कहीं तो पहले सरकार थी लेकिन वो सत्ता खो दी उन्होंने। तो फिर वो इस तरह से साउथ का जो एक बड़ा ब्लॉक है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया कि सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर आपने विचार रखे हैं और बताया कि किस तरह से सीपी राधाकृष्णन को सामने किया गया है, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और अब वर्तमान में आपको बता देते हैं कौन है सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभा चुके हैं, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। आरएसएस और जनसंघ के सदस्य रहे हैं, यानी पुराना बैकग्राउंड है और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। इस तरह से साउथ कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल